स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और बुलडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है ड्राई यूनिट्स के थर्मल क्वांटिटी वाले टॉपिक के ऊपर, जिसमें थर्मल यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो केसेस हैं, जो टर्म्स आने वाली हैं, वो सारी की सारी टर्म्स और उनकी यूनिट्स और उनकी डायमेंशन मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक, ध्यान से देखिएगा केस क्या है। तो पहला केस है हीट। हीट एक्चुअल में हम एनर्जी को ही कहते हैं। एनर्जी एक्चुअल में हम वर्क को कहते हैं। वर्क आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट होती है जूल या कैलोरी या किलो कैलोरी। फोर्स की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। डायमेंशन की बात करी जाए तो mlt-2 और L यानी कि ml2t-2 इसकी डायमेंशन निकल करके आती है, जिसकी हम चर्चा करते हैं। बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट, इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, Q बराबर mc डेल्टा टी या Q बराबर ms डेल्टा टी। किसी किसी बुक में C लिखा हुआ है, किसी किसी में S लिखा हुआ है। तो ये जो C होता है ये स्पेसिफिक हीट होता है, या किसी किसी बुक में S या C दोनों से लिख देते हैं Q अपॉन m डेल्टा टी। Q जो होती है यहां पर Q हीट होती है, m मास होता है और डेल्टा टी चेंज इन द टेम्परेचर। इसको कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं कि 1 ग्राम पानी का या 1 ग्राम गैस का तापमान या टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, वो एनर्जी ही आपकी स्पेसिफिक हीट है। ठीक, मान लो कि 1 ग्राम आपने पानी लिया तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री केल्विन बढ़ाया जा रहा है। क्यों? हीट की एनर्जी है, यूनिट है जूल, यह है प्रति किलोग्राम, और टेम्परेचर की आइडियल यूनिट होती है केल्विन। तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इसकी आइडियल यूनिट आ रही है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन आपने अभी अभी हीट की निकाली है, ml2t-2 अपॉन मास m से डिनोट करेंगे, इसको केल्विन में डिनोट करेंगे। जो आपका जो टेम्परेचर आ रहा है वो m से m कट जाएगा आपका। इसकी डायमेंशन जो बनेगी वो बनेगी L2t-2 और k-1। कुछ इस प्रकार से इसकी डायमेंशन तैयार हुई। एक और केस पढ़ते हैं, वो है लेटेंट हीट। कौन सा? लेटेंट हीट। Q बराबर ml से इसे डिनोट करते हैं, यानी कि L इक्वल्स टू Q अपॉन m। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान सी है लेटेंट हीट की, यानी कि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए, या लिक्विड को वेपर में और सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है एट फिक्स्ड टेम्परेचर, वो उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम पानी है, आपने उसको पानी को गैस स्टेट में लेकर चले गए, आपने टेम्परेचर नहीं बदला, जितनी एनर्जी की लग गई वो आपकी लेटेंट हीट। ठीक, क्यू जो है एनर्जी है, हीट है, इसकी यूनिट बहुत आसान है। इसकी यूनिट है जूल, और नीचे जो आपका केस बन रहा है इसकी यूनिट है केल्विन। तो जूल पर केल्विन इसकी यूनिट यहां पर निकल करके आ रही है। इसकी डायमेंशन की बात करी जाए तो डायमेंशन बिल्कुल सीधी सी है, ml2t-2 अपॉन मास। मास से मास कट जाएगा, आपकी लेटेंट हीट की यूनिट आ गई L2 और t-2। आगे बढ़ते हैं बेटे। आई थिंक ये केस आपको क्लियर हो गया होगा लेटेंट हीट तक। नेक्स्ट केस चलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की ओर। थर्मल कंडक्टिविटी, तो नेक्स्ट केस है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है ये आपने अगर थर्मल चैप्टर पढ़ा है, हीट का फ्लो वाला चैप्टर पढ़ा है, तो थर्मल कंडक्टिविटी जैसा टॉपिक पढ़ा होगा। तो क्लास 11th का टॉपिक है। जो 11th क्लास के बच्चे उन्होंने अभी तक नहीं शायद पढ़े होंगे, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है तब। तो एक मेटल है जिसके अंदर हीट फ्लो कर सकती है, तो उसकी डेंसिटी के आधार पर, उसमें वजन मटेरियल कितना है उसके आधार पर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बन जाती है, जिसकी वजह से हर टाइम के साथ में, क्या टाइम, उसकी लंबाई या उसके एरिया के साथ में कितनी हीट उसके अंदर फ्लो कर सकती है, वो प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्टिविटी के द्वारा बताई जाती है। इसका को हम वैसे डिनोट कैसे करते हैं?
Q बराबर के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल, ये इसकी यूनिट फॉर्मूला होता है। यूनिट अभी देखेंगे के की क्या है। के की यूनिट यहां से आएगी Q इंटू एल अपॉन ए डेल्टा थीटा इंटू टी, ये आपकी के आ रहा है। के क्यों है यहां पर आपकी हीट, एल है लंबाई किसी वायर की या किसी मेटल की, एल लंबाई, ए एरिया, और डेल्टा थीटा जो है वो टेम्परेचर में डिफरेंस है, यानी कि यहां पर टेम्परेचर T1, यहां पर टेम्परेचर T2, T2 माइनस T1 टेम्परेचर का अंतर है, और T वो समय है जिसमें वो टेम्परेचर यहां से यहां तक हीट फ्लो कर पाई, उसे बोला है आपने। इसकी यूनिट देख लेते हैं, ये है जूल, इसकी यूनिट है मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, और थीटा की यूनिट होती है केल्विन, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। आप अगर आप चाहे तो मीटर से मीटर कर सकता है, तो जूल पर केल्विन, सॉरी जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड, कुछ इस प्रकार की इसकी यूनिट बन रही होगी। इसकी डायमेंशन पर और चर्चा करते हैं। डायमेंशन क्या होगी, आपको हीट की डायमेंशन पता होनी चाहिए, ml2 T-2 अपॉन L की पावर 2 इंटू L, L यहां पर ये एरिया की यूनिट क्या होती है, L की पावर 2, थीटा की यूनिट क्या होती है केल्विन, और डायमेंशन टाइम की क्या होती है T। देख लीजिए क्या क्या कट रहा है, L से L की पावर 2 कट गया, M L T की पावर 1 और T की पावर -3 हो गया, और केल्विन और बचा है यहां पर केल्विन की पावर -1। ये इसकी डायमेंशन निकल करके आपके सामने आ रही है थर्मल कंडक्टिविटी की। आई थिंक आपको ये केस में समझाने में कोशिश करी है, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, जब हम इस टॉपिक पर जाएंगे तो बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, थर्मल कंडक्टिविटी। आई थिंक ये केस समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस है आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आई थिंक इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। एंट्रोपी एक्चुअल में क्या है, किसी सिस्टम के अंदर जितनी ऊर्जा है और सिस्टम के बाहर जितनी ऊर्जा है, अंतर की वजह से वहां पर एक रैंडमनेस क्रिएट हो रही है। रैंडमनेस का मतलब ऊर्जा में विभिन्नता आ रही है, हीट में अंतर आ रहा है टेम्परेचर के साथ, उसे एंट्रोपी बोला गया होगा। हालांकि ये केमिस्ट्री में एक अलग फेज के जरिए से बताया जाता है, फिजिक्स में अलग फेज के जरिए से बताया जाता है। तो इसे दोबारा से देखेंगे, हीट पर यूनिट टाइम टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन से दिखाते हैं, हीट को जूल से, जूल प्रति केल्विन इसकी यूनिट हो गई है। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो जूल की यूनिट होती है ml2 T-2 अपॉन टेम्परेचर की केल्विन, तो ml2 T-2 और K-1, ये आपकी इसकी यूनिट आ रही है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट आपने ये शायद देखा हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, PV इक्वल्स टू एनआरटी। PV इक्वल्स टू एनआरटी, यहां से आप R निकाल सकते हैं, PV अपॉन NT। P को ध्यान से देखा जाए तो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मात्रा किसी सोल्यूट की या जिसको घोला जा रहा है, या किसी गैस की भी मात्रा को बोल सकते हैं। इसको हम वैसे मोल में निकालते हैं, मोल, एक मोल में किसी गैस के मोलिकुलर मास के बराबर उसका वजन होता है, उसे एक मोल कहते हैं, या 22.4 लीटर गैस के वॉल्यूम के बराबर भी एक मोल होता है। T टेम्परेचर है, तो एक्चुअल में P इंटू dV जो होता है वो वर्क डन हम कहते हैं केमिस्ट्री में। तो ये वाली जो यूनिट आपके सामने जा रही है, ये वर्क डन की यूनिट जाएगी, यानी कि जूल प्रति मोल, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। इसकी यूनिट क्लियर हो गई। अगर डायमेंशन की बात करी जाए तो डायमेंशन भी बिल्कुल उसी की तरह जाएंगे, ml2 T-2 अपॉन मोल, मोल को मोल से डिनोट करेंगे, और केल्विन। इसको ऊपर ले जाइएगा, आपकी एक डायमेंशन तैयार हो जाएगी यहां पर यूनिवर्सल कांस्टेंट की। इसे उतारिए जल्दी से, नेक्स्ट केस पे चलते हैं।
बोल्टजमैन, बोल्ट से बना हुआ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमें इसकी डेफिनेशन को एक बार चेक करना पड़ेगा। हमने एनर्जी का, अब तक का एनर्जी के आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं क्लास 9 से 12 तक, मतलब कि E बराबर mc², 1/2 mv², E बराबर mgh पोटेंशियल एनर्जी का होता है। ये सारे केसेस आपने पढ़ रखे होंगे। और वर्क डन को भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब ये भी एक फॉर्मूला आया था P इनटू dv, ये भी एक केस आया होगा। लेकिन टेम्परेचर के साथ रिलेशन वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बताओ। टेम्परेचर के साथ में एक रिलेशन बनता है, हालांकि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर बनता है, लेकिन जनरली उसे जो लिखा जाता है मैं उस फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करता हूं। E बराबर 3/2 kT, कहीं कहीं ये 3/2 1/2 kT भी हो जाता है, 5/2 भी हो जाता है। एक्चुअल में ये संख्या डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निर्भर करती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं आजादी को। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कितनी जगह पर चल सकता है। जैसे एक चींटी केवल एक ही धागे पर चल सकती है तो वो डिग्री ऑफ डायमेंशन 1 हो गई। अगर वो पूरे प्लेन पर चल सकती है ऐसे भी और ऐसे भी, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2। इसमें अगर आसमान में है, ध्यान रखना, ऐसे और ऐसे, एक्चुअल में जब वो ऐसे चल रही है तो वो ऐसे भी चल सकती है, इसमें घूम भी सकती है। तो इस आधार पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का अंदाजा लगाते हैं, तो उससे 3/2 और इन सबका अंदाजा लगता है। फिलहाल हम इस टर्म को खा जाते हैं 3/2 1/2 को। यहां पर हम k से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। उसमें हम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। k की वैल्यू हो गई आपकी E/T। ठीक, E की यूनिट है वो है जूल और T की यूनिट है केल्विन, जूल प्रति केल्विन इसकी यूनिट आ गई है। डायमेंशन की बात करी जाए तो mL2T-2 T की यूनिट है केल्विन। ठीक, और आपके सबके सामने केस बन रहा है mL2T-2 और K-1 इसकी डायमेंशन निकल करके आई। नेक्स्ट केस चलता है स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट क्या है? स्टीफन ने यह बताया कि किसी ब्लैक बॉडी में निकलने वाली हीट, ऊर्जा, वो उस ब्लैक बॉडी के तापमान यानी कि टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगी। इसके अलावा उसका जितना एरिया होगा उस एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। वहां से हमारे पास एक स्टीफन कांस्टेंट निकल करके आता है। इसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, आपको शायद अंदाजा लग जाए। E बराबर सिग्मा AT⁴। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाती है? E/AT⁴। और यहां पर समय भी निर्धारित किया जाता है कि समय क्या था। समय को हम यहां पर लिखते हैं कि कितने समय में वो काउंट किया गया, यानी कि टाइम को यहां पर काउंट किया जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? जूल प्रति मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर केल्विन की पावर 4 और सेकंड, ये इसकी यूनिट बन रही है यहां पर। अगर इसकी मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन शायद आप आसानी से निकाल पाए, mL2T-2 एरिया की यूनिट हो गई L⁵2, केल्विन की पावर 4 और टाइम T⁵1। L⁵2 से L⁵2 कट गया है, बचा क्या? m K-4 और T-3। ये आपके पास इसकी डायमेंशन निकल करके आई। ये कौन सा कांस्टेंट था? स्टीफन का कांस्टेंट। ध्यान रखना, स्टीफन का कांस्टेंट ब्लैक बॉडी के केस में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट केस पर चलते हैं, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। रियल में सोलर एनर्जी, ऊर्जा, जितनी एनर्जी आ रही है सन की, उसका एरिया कितना है, कितना बड़ा वो सोलर पैनल है, और कितने समय तक सूरज से रोशनी आई। ये 3 चीजों पर ही सोलर कांस्टेंट निर्भर करेगा। भाई सूरज से आने वाली एनर्जी क्या क्या चीज मांगेगी? भाई मुझे कितनी जगह दे रहे हो पढ़ने के लिए। दूसरा, मैं कितने समय तक सूरज आ रहा है। सूरज आया 1 घंटा तो 1 घंटे एनर्जी मिलेगी, 10 घंटे तो 10 घंटे एनर्जी मिलेगी। तो उस आधार पर ये एक सोलर कांस्टेंट बनता है। एनर्जी की यूनिट होती है जूल प्रति मीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक,
यूनिट की बात करी जाए तो mL2T-2 अपॉन L2 और T, L2 से L2 काट दीजिए, MT-3। क्लियर है बेटे? ध्यान रखना, मैं ये बोल नहीं रहा हूं, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाना आवश्यक है। क्लास 11th में IIT जेईई में तो मल्टीपल चॉइस है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। चलिए बेटे नेक्स्ट केस पर चलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस ऑफ हीट। रियल में मैं जितना खाना खाता हूं या आप जितना खाना खाते हैं, क्या आप उस खाने के बराबर काम करते हैं? यह है मैकेनिकल इक्विवेलेंस, यानी कि जितनी ऊर्जा हमने ली उतना ही काम किया। इसका मतलब जितनी एनर्जी किसी मशीन ने ली उतना ही उसने काम किया। इसका मतलब एनर्जी और वर्क का रेशियो है ये, एनर्जी और या हीट और वर्क का रेशियो, हीट और वर्क डन का रेशियो है ये। रेशियो है तो जूल अपॉन जूल, यानी कि कोई यूनिट आने वाली नहीं है और डायमेंशन भी नहीं आएगी। इसका मतलब ये डायमेंशन लेस यूनिट है। ठीक, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। आई थिंक थर्मल इक्विवेलेंस के केस में इतना काफी है, हमने काफी सारे केसेस पढ़े हैं। अभी थोड़ा सा फ्लो शायद नहीं आया है, मुझे लगता है फ्लो में आने में समय लग जाएगा थोड़ा सा और, फिर हम फ्लो में आएंगे तो थोड़ा और अच्छे से चलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।